नमस्कार, आदाब। मैं शरी आसिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 1/3 प्रधानमंत्री से कांग्रेस के जयराम रमेश ने पूछे 4 सवाल। पार्टी विधायकों से बोले नवीन पटनायक, कहा हमें किसी चीज का नहीं है पछतावा। कांग्रेस सांसद ने उठा दी मांग, पार्टी अंदर खाने में बड़ी हलचल, राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल, मोदी को एनडीए का चुना गया नेता। यूपी में कांग्रेस की जीत पर प्रियंका ने किया सलाम, कहा मुकदमों जेल से डरकर भागे नेता, आपने दिखाई हिम्मत। मोदी के फिर से सरकार बनाने को लेकर संजय राउत ने किया कटाक्ष, कहा बन भी गई तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी सरकार। यूपी में सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद बोले शिवपाल यादव, कहा बीजेपी को नैतिकता के तौर पर दे देना चाहिए इस्तीफा। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, सांसद बनने के चक्कर में राजस्थान के नेता की गई विधायकी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि बनने जा रहे 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं। 2014 में पवित्र नगरी तिरुपति में पीएम ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने का वादा किया था, क्या वो वादा अब पूरा करेंगे? क्या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को रोकेंगे? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर 2014 के चुनावी वादे और नीतीश कुमार की 10 साल पुरानी मांग को पूरा करेंगे? क्या देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे? आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? बिहार में 2 सवाल हैं। एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से यह मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जातीय जनगणना को लेकर है। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराई बिहार में, और हमने ये मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना जरूरी है, और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा, और सारे राज्यों के आरक्षण अधिनियम हमारे संविधान, ये जो संविधान है जो राहुल जी बार बार दिखाते हैं, इस संविधान के नवी सूची में शामिल किए जाएंगे कि नहीं? ये बताइए आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री। वहीं ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि जब उन्होंने राज्य की कमान संभाली थी तब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे चल रही थी, और अपने 24 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने इसे घटाकर 10% कर दिया है। अपनी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेडी राज्य के लिए काम करना जारी रखेगी। आप तो जानते हैं, जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना 70% उड़ीसा के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब 10% ही मेरे। हमारा हर प्रोग्राम, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, महिला मानव के लिए सब कुछ हमने छुआ है और सुंदर काम करा है। हमने कुछ भी शर्म नहीं होनी चाहिए। हमारे 24
साल की सरकार के बारे में हमने पूरा मेहनत किया है उड़ीसा के लोगों के लिए और करते धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत तो मिल गया, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालेंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इसी बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की है। मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के अन्य सांसद भी मेरे जैसा ही सोचते हैं। देखते हैं कि कांग्रेस संसदीय दल क्या फैसला लेता है। हम लोकतांत्रिक दल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से अधिक सीटें होना जरूरी होता है। साल 2014 में कांग्रेस ने 44 तो 2019 में 52 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी के हिस्से में 99 सीटें आई हैं। ऐसे में राहुल गांधी के एलओपी बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया के शानदार प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गठबंधन में सीटों के मामले में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी भी है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो यह भी कहा कि अगर केंद्र में महागठबंधन इंडिया की सरकार बनती है और राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। इस पर अब उदयगुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। राउत ने कहा है कि मोदी जी को पद छोड़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और उन्होंने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक ले जाने के लिए संघर्ष किया है। स्टेप डाउन तो मोदी जी ने करना चाहिए। मोदी जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा है तो मोदी जी को बहुमत नहीं मिला है बीजेपी का। जरूर महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस को हराया है। महाराष्ट्र की बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ पर थी, कंधे पर थी। जिस प्रकार की गंदी राजनीति के खलनायक देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उसका पराभव जनता ने किया है। बीजेपी 23 सीट थी, 9 पर आई। उसके जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस है। पार्टी तोड़ो, मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ एजेंसी, राजकीय विरोधकों को जेल में डालो, हाँ, उनके ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाओ। ये सब है हमारी महाराष्ट्र की परंपरा नहीं थी राजनीति की। ये देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है, तो रोने दो उनको। और ऐसे नाटक राजनीति में बहुत चलते हैं। सर, आपने कहा कि पहले आप मोदी जी को सरकार बना देंगे, पहले आप इसको लेकर। देखो, मोदी जी बहुत बड़े नेता है, विश्व के नेता है। हम छोटे लोग हैं बहुत, उनके सामने इतने हम छोटे लोग हैं। वो तो विश्व गुरु है ना, वो तो देवपुत्र है, काशी पुत्र है। तो अगर उनके पास बहुमत भी नहीं है तो भी उनको अधिकार है सरकार बनाने का, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय उनके हैं। तो उनको सरकार बनाने तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है तो हम बोलते पहले आप भाई, पहले आप, तो पहले आप मोदी जी बनाइए। क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे सर? देखेंगे, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी देख लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। इसी बीच टीडीपी की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने कल एनडीए को अपना पूरा समर्थन दिया है। इंडिया अलायंस कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कल चंद्रबाबू नायडू साहब ने पूरा समर्थन एनडीए गवर्नमेंट को दिया है। हमारा विश्वास है कि आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एनडीए गवर्नमेंट में रह के हमको पूरा लाभ मिलेगा, आंध्र प्रदेश की जनता को पूरा फायदा मिलेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ आंध्र प्रदेश को डेवलपमेंट करना है।
पिछले 5 साल में जिस तरीके से आंध्र प्रदेश को अंधकार में झोंक दिया गया, उसको हमें निकाल के अब आंध्र प्रदेश को एक स्वर्णिम आंध्र प्रदेश बनाना है। हमारा यही डिमांड है कि हम आंध्र प्रदेश के लिए ज़्यादा ज़्यादा बेहतरी का काम करें। जहां तक रही एनडीए गवर्नमेंट की पोजीशन, हम निसंदेह उनके साथ हैं। आपने चंद्रबाबू नायडू साहब का प्रभाव देखा भी होगा कि कल एक उनके हाँ कहने के बाद शेयर बाजार में किस तरीके का उछाल देखा गया। आज भी वो उछाल कायम है। मैं आपको बार बार बता दूं, इंडिया गवर्नमेंट कुछ भी, इंडिया गठबंधन कुछ भी समझे, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ लगातार रहेंगे। यूपी में मिली सफलता से कांग्रेस पार्टी खुश नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी को मिली जीत पर कार्यकर्ताओं के जज्बे को सलाम किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने प्रताड़ना और फर्जी मुकदमों के बाद भी झुकना नहीं चुना, बल्कि हिम्मत दिखाते हुए कांग्रेस को जीत दिलाई। मुझे उन पर गर्व है। प्रियंका ने कहा कि चुनाव जनता का है, जनता इसे लड़ी है और जीत हासिल की है। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस बार यूपी में मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई। इन 17 सीटों में अमेठी और रायबरेली की सीटें भी शामिल थी। कांग्रेस को इस बार यूपी में 6 सीटों पर जीत मिली है। पिछले 2 चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली पार्टी ने इस बार कुछ हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने अमेठी और रायबरेली सीट पर भी कब्जा जमाया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाला गया, बार बार नजरबंद किया गया, मगर आप डरे नहीं। कई नेता डर के चले गए, आप टिके रहे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया। आपने आज ही राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया है कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। इनको नकारने की कीमत भारी होती है। चुनाव जनता का है, जनता ही लड़ती है, जनता ही जीतती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी होने के बाद भाजपा नीट एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। जारी नतीजों में जहां एक तरफ एनडीए ने बहुमत हासिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी कांटे की टक्कर दी। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल सरकार बनाने को लेकर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वो सही समय पर सही फैसला लेंगे। एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। का कोई रास्ता है क्या? एनडीए में वापसी का कोई इसका हमारा कहाँ है रास्ता? ऊपर कोई चेंज होता है तो हाँ, गडकरी यदि बनते हैं तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। यूपी की 80 सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी नेता सकते में हैं। इतना ही नहीं, इससे बीजेपी का सियासी समीकरण भी ध्वस्त हो गया है। बीजेपी इस बार 80 में से 33 सीटें जीत पाई है। इसमें भी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत में बीएसपी ने अहम भूमिका निभाई है। बीएसपी ने भाजपा की मदद ना की होती तो उसकी हालत और बदती होती। भाजपा की सियासी चाल से सपा कांग्रेस के प्रत्याशी मामूली अंतर से यूपी में भाजपा प्रत्याशी से हार गए। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अकेले यूपी में 16 सीट ऐसी हैं जहां बीएसपी की वजह से इस बार भाजपा जीत हुई है। अब बहन जी इसके लिए मुसलमानों को दोष ना दें। ऐसा इसलिए कि इस बार मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़े उनसे कट हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद जताई है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जब गिनती होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच, अभी उम्मीद बाकी है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जीत से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही चचा शिवपाल यादव भी काफी खुश हैं। इसके साथ ही बीजेपी पर हमलावर भी हैं। शिवपाल ने आज बीजेपी के इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एनडीए को नकार दिया है और अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, आज नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए और
इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। आज तड़के एसी फटने से वसुंधरा सेक्टर के फ्लैट में आग लग गई है। धमाके के साथ आग लगी इससे फ्लैट मालिक रणवीर सिंह परिवार सहित तुरंत घर से बाहर निकल गए। फ्लैट में आग की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने समय रहते हुए आग पर काबू पा ली और आग की चपेट में दूसरे मकानों को आने से बचा लिया। वह समय लगभग 5:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली में सूचना प्राप्त हुई थी। सेक्टर 1 वसुंधरा में एक 2 मंजिला मकान है, उसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 2 फायर टेंडर्स एफएसओ के घटनास्थल पर रवाना किए गए। वहां जाके देखा तो एसी यूनिट थी, उसके फटने के कारण आग लगी थी जो 2 तलों में फैल चुकी थी। तत्काल होज लाइन फैला के आग बुझाना शुरू किया गया तथा लगभग 1 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। यूपी के रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद मोहिबुल्लाह का बयान काफी गर्मा गया है। मोहिबुल्लाह ने जेल से संबंधित एक बयान दिया। इसमें उन्होंने जेल को सुधार गृह किया। रामपुर में दबदबा बनाए रखने वाले आजम खान से इसे जोड़कर देखा गया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी को मिली जीत पर भी तंजीम फातिमा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं सांसद मोहिबुल्लाह को जीत की बधाई देती हूँ। साथ ही उन्होंने मोहिबुल्लाह के बयान पर भी निशाना साधा है। रुचिवीरा जी सांसद हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही साथ मुरादाबाद की जनता की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रुचिवीरा जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताया है और समाजवादी पार्टी को मजबूती दी है। रामपुर से भी सांसद की सीट जीती है समाजवादी पार्टी ने, उसको क्या देंगे? उन्हें भी मैं मुबारकबाद देती हूँ जो जीते हैं, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है और जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जेल जो है वो सुधार गृह है। ऐसा लगता है कि उन्हें जेल जाने का बहुत गहरा तजुर्बा है और वो पहले जेल जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने नैतिकता के आधार पर भाजपा को प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि यदि आज विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं तो प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार बनना तय है। देखिए, वो तो नेतृत्व जो फैसला लेगा और मैंने कहा कि आज अगर चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली फिर से सरकार बना लेगी और नहीं तो जो उत्तर प्रदेश में आज जो परिणाम आए हैं उनको देख लिया जाए स्पष्ट विधायक कितने जीते हैं। तो इसलिए नैतिक हाँ, आज इतने विधानसभा बार अगर देख लिया जाए तो इतने विधायक जीते हैं, स्पष्ट सरकार बना लेंगे। भगवान राम पर ही पूरा चुनाव बीजेपी लड़ रही थी और भगवान राम ने ही नकार दिया, ये माना जाए क्योंकि अयोध्या से वो हार गए। देखिए, मैंने कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे और रहेंगे, तो देखिए वहाँ पर जो भी चुनाव हुआ है तो वहाँ के जनता ने इतना वोट दिया है तो अयोध्या भी असली जनता का भगवान का। लोकसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद सबकी नजरें परिणाम पर थीं। परिणाम आने के बाद सभी दावों और अटकलों पर विराम लग गया। राजस्थान सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाला रहा है। राजस्थान में जीत दर्ज करने का कांग्रेस का 10 साल का सूखा समाप्त हो गया है। सबसे बड़ा उलटफेर वांगड़ में देखने को मिला है वो है कि बांसवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को सांसद बनने के चक्कर में विधायक पद से भी हाथ धोना पड़ा। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से दर्ज करने वाले भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने जीत के बाद जमकर हमला बोला। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा वो 1 बार बांसवाड़ा लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। वो कांग्रेस सरकार में जल संसाधन मंत्री भी थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की
लहर के बावजूद उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जीत दर्ज की और बांसवाड़ा के 3 अन्य कांग्रेस के विधायकों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि विधानसभा चुनाव के कुछ महीने के बाद और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पाला बदल दिया। वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने बागीदौरा विधानसभा सीट से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह ये रही कि भाजपा ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के जीत दर्ज करने पर राजकुमार रोत ने कहा कि ये धनबल बाहुबल सहित सारे फैक्टर फेल हो चुके हैं। चुनाव में एहसास कराया कि जनता बाहुबली है, नेता नहीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की हालिया सरकार फेल हो गई है। भाजपा की राजस्थान में सरकार होते हुए भी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव पर भारत ही नहीं दुनिया भर के देश नजर बनाए हुए थे। इस बार बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसकी चर्चा भी हो रही है। हालांकि एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत है, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन चीन अब मजाक उड़ा रहा है। चीनी अखबार के पत्रकार ने कहा है कि मोदी कमजोर हो रहे हैं। अब आने वाले समय में पश्चिम के साथ भारत का तनाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पत्रकार हु जिजिन ने कहा कि मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल की है, लेकिन ये एक तरह से हार है। उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत पाने में सफल नहीं हुई है। हालांकि उनके गठबंधन ने पूर्ण बहुमत पाया है। मोदी को सरकार चलाने के लिए छोटे दलों पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी का प्रभाव भारत में है, जिसके कारण अमेरिका उन पर भरोसा करता था। एक बार जब मोदी कमजोर होंगे तो अमेरिका आकलन कर सकता है। ये चुनाव मोदी के लिए मजबूत से कमजोर करने का निर्णायक मोड़ है। हालांकि चीनी पत्रकार के इस विश्लेषण को पूर्व राजनयिक कपिल सिब्बल ने मूर्खतापूर्ण बताया है। वहीं चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी को ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी जीत पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। हम तेजी से बढ़ी ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान के लिए व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार है। मोदी ने इसके जवाब में लिखा है कि आपकी गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद लाई चिंगते। मैं घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूं, क्योंकि हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।